आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की कि कहानी सुनाने का तरीका अब अच्छा नहीं लगता, बहुत लंबा खींचते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। और हर बार अगर मैं घिसा पिटा वही डायलॉग मारूं कि मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है। पिछले 20 दिनों से पहले तो लगातार मुझे फीवर हो रहा, अलग अलग जगहों पे मैंने दिखाया लेकिन कुछ खास लाभ मिल नहीं रहा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक और दिक्कत हो रही है कि मेरे सर का जो आधा हिस्सा है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ दर्द होता है। दर्द इस कदर होता है कि जो आंखें होती हैं मानो ऐसा लगता है कि बंद कर लें, तो फिर न कुछ बोलने का मन होता है। और आज यकीन माने कि जो मेरा पहला इंट्रो होता है कि आप सभी को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह, ये इंट्रो मैंने कम से कम 16 बार में बोला। मैं अपना नाम ठाकुर प्रखर सिंह एक बार में ले नहीं पा रहा था। लार जो है मुंह की सूखती जा रही है। तो कायदे से मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते का गैप लेके मुझे किसी ठीक ठाक जगह पे दिखाना चाहिए, लेकिन माया लालच इन्हीं चक्करों में फंसा हूँ। नहीं मन होता है कि वीडियो बनाना बंद करके जाऊँ, डर लगा रहता है कि कहीं चैनल बंद ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। तो ज़्यादा सफलता भी कहीं ना कहीं इसी तरह से बंधन डालती है और इसी वजह से कहानी जो है सुनाने का, सुनने का आपका मज़ा ख़राब हो रहा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना अभी होगा, इस पे कमेंट आएगा कि भाई हम कहानी सुनने आते हैं, आपका रोना धोना नहीं। तो भैया चैनल मेरा है, आप वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा। इस बात को आप भी थोड़ा सा समझिए। आप सजेशन दे सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं, चैनल का जो आखिरी फैसला होगा वो मेरे ही मुंह से होगा। तो ये एटीट्यूड नहीं है, लेकिन एक सत्य है कि कल मैंने कुछ कहानी सुनाई, उस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी आज के कई साल पहले शमसर ने सुनाई थी। तो शमसर ने तो 1400 कहानियाँ सुना दी, तो क्या एक कहानी सुनाने से पहले मैं 1400 कहानियों को जाके सुनूं कि उन्होंने क्या सुनाया क्या नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करते हैं, सबका अपना अपना काम है। खैर, मुझे लगा ये सारी बातें आज आपको बता देनी चाहिए कि कहानी सुनने का, सुनाने का जो मज़ा है क्यों ख़राब हो रहा। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी अभी आज से ठीक 2 दिन पुरानी है, यानी आज 12 तारीख है, 10 सितंबर की ये कहानी है। देहरादून में एक थाना, रायपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है सोडा सरोली गांव। और इसी सोडा सरोली गांव के जो प्रधान थे उन्होंने 10 तारीख को सुबह सुबह लगभग 5 से 5:30 का वक्त रहा होगा, थाने में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद बताते हैं कि यहाँ पे एक महिला है जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ऐसा फ़ोन सुबह सुबह, वो भी प्रधान के द्वारा। पुलिस वाले भी एकदम नींद से उठते हैं, उठने के बाद गाड़ी वगैरह उठाते हैं, उठाने के बाद भाग के इस सोडा सरोली गांव में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि जहाँ के लिए फ़ोन आया था वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले तो लोगों को उस जगह से दूर किया गया, उसके बाद उस पूरे सीन को कब्ज़े में लिया गया। लेने के बाद पुलिस वाले जब देखते हैं तो वहाँ पे उनको एक 28 से 30 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी को किसी ने बुरी तरीके से हैमर किया था, यानी किसी भारी चीज़ से मारा था। सर पे, बॉडी पे, अलग अलग जगहों पे चोट के निशान थे। और जहाँ पे ये लाश पड़ी हुई थी उससे 10 कदम की दूरी पे एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल पड़ी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले तो इस महिला को तड़पा के मारा गया, साथ ही फिर इस टॉयलेट क्लीनर से इसको जलाने की या फिर इसके चेहरे को ख़राब करने की कोशिश की गई। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो फिर उन्हें लग जाता है कि ये मामला जो है जैसे श्रद्धा वाकर वाला केस हुआ, जैसे और केस हुए कि बड़ी ब्रूटलिटी के साथ एक लड़की को मारना, उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाना, सेम ऐसा ही ये मामला था। फ़ौरन पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर बॉडी जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए गई और यहीं से फिर अब कवायद शुरू हुई कि आखिर ये लड़की कौन है, चूँकि बिना लड़की की पहचान किए कातिल को ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल टास्क था। लिहाजा पुलिस वाले अपने पूरे थाना क्षेत्र में, अपने पूरे ज़िले में इत्तला कर देते हैं कि एक ऐसी लड़की की डेड बॉडी मिली है जिसकी हाइट इतनी है, जिसका वेट इतना लग रहा, जिसका कलर ऐसा है, जो ऐसे कपड़े पहनी हुई है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पेजेस पे, ट्विटर पे, अलग अलग जगहों पे शेयर किया गया, इस उम्मीद में कि अगर किसी के घर की कोई गायब होगी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की गर्लफ्रेंड, तो जो कातिल होगा, अगर मान लीजिए कातिल बॉयफ्रेंड होगा, तो कम से कम ये सारी चीज़ें भेजने के बाद और डेड बॉडी की फ़ोटो ठीक ठाक हालत करके भेजने के बाद जिसके घर की ये लड़की होगी कम से कम वो पहचान लेगा। उसके बाद
पता किया जाएगा कि ये किसके साथ रहती थी, इसका किसी से अफेयर था या फिर क्या झगड़ा विवाद था। पुलिस वाले इतना करते हैं, करने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि घंटे 2 घंटे में कहीं से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन 2-3 चीज़ें पुलिस वालों को खटक रही थी। पहला कि जिस हिसाब से लड़की का ड्रेसिंग सेंस था, जिस हिसाब से उस लड़की ने कपड़े पहने थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लड़की किसी गांव की है, और ये जो इलाका था ये थोड़ा गांव का था। तो फिर इसका मतलब ये था कि ये लड़की बाहर से आई थी। और अगर ये लड़की बाहर से आई थी, यानी इस लड़की को बाहर से लाया गया, यहाँ पे मार के फेंका गया, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने थानों में इस चीज़ को खोजेंगे, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट खोजेंगे, तो कहीं ना कहीं बस इस समय की बर्बादी है। अब जब ये चीज़ें पुलिस वालों को लगी, तो पुलिस वालों के पास कायदे से यहाँ 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, और जिसे आजकल 90% पुलिस चूज़ करती है, कि जब इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे इलाके में दर्ज नहीं हुई, इस लड़की को जानने वाला पहचानने वाला कोई हमारे इलाके का है नहीं, इस केस में हमने क्या काम किया, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या मामला हुआ, इसको कोई हमसे पूछेगा नहीं, तो फिर हम इतना हाय तौबा क्यों करें। हमने फ़ोटो भेज दी, हमने सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे सर्कुलेट कर दी, 72 घंटे का इंतज़ार करते हैं, कोई नहीं आएगा तो बॉडी का लावारिस में अंतिम संस्कार करवा देंगे, मामला रफा दफा। बाद में अगर हमसे कभी पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम बता देंगे कि भैया 72 घंटे तक हमने जी जान से जाँच की, हमें कोई उस समय सबूत या सुराग नहीं मिले, तो फिर हमने अंतिम संस्कार कर दिया, जो कानून कहता है। और दूसरा ऑप्शन कि खुद से ही अब इस लड़की के परिवार वालों को खोजें, साथ ही खुद से ही कातिल तक पहुँचे और सारी जांच पड़ताल करके इस लड़की को पुलिस अपनी जिम्मेदारी पे न्याय दिलवाए। तो यहाँ पे इस रायपुर थाने की जो पुलिस थी, उसने दूसरा ऑप्शन चुना, यानी खुद से ही जांच पड़ताल करना, खुद से ही इस लड़की के लिए आगे आना, सारे मामलों की जड़ तक जांच पड़ताल करना और अंत में कातिल को खोज निकालना। तो कहने सुनने में ये चीज़ें बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। क्योंकि ये डेड बॉडी जहाँ मिली थी वो एक गाँवी इलाका था, वहाँ ना कोई कैमरा था, ना ही वहाँ पे ऐसा कोई सर्विलांस था जहाँ से कुछ मामला आसान हो जाए, ना ही किसी ने किसी को कुछ करते देखा था, ना ही आसपास के इलाकों में कोई ऐसा होटल, कोई ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ से ये कयास लगाया जा सके कि यहाँ पे कोई लड़की रुकी थी फिर यहाँ से आ गई। यानी ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई सर्विलांस, ना ही कुछ, और सबूत और गवाह के नाम पे बस एक 28 से 30 साल की लाश और बगल में एक फिनाइल की बोतल जिस पे किसी भी फिंगरप्रिंट के कोई भी निशान नहीं। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, इधर ये सारी चीज़ें हो गई। लगभग शाम का वक्त गुजर गया, रात हो गई, और रात तक जब कहीं से कोई खबर इस लड़की के बारे में नहीं आई, तो फिर पुलिस वाले जो थे और ख़ासकर इस इलाके के जो एसपी साहब थे, उन्होंने फिर फ़ौरन एक काम किया, सारे लोगों को बुलाया और फ़ौरन 4 टीमें बनाई। 4 टीम बनाने के बाद चारों को अलग अलग टास्क दिए और कहा कि इस मामले पे आप इन टास्क पे काम कीजिए और जल्द से जल्द जो कातिल है उसको ढूंढ के निकालिए। पहली टीम थी कि आप लोकल इलाकों में फैलिए जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ से जितने राहगीर गुजरते हैं, जितने पनवाड़ी की दुकानें हैं, जितने लोग छोटे मोटे किराना स्टोर चलाते हैं, जितने मेडिकल स्टोर हैं, जितने लोग खेतों में जाते हैं, जितने लोग अलग अलग इलाकों में रात में जगते हैं, उन तमाम लोगों से आप मिलिए। उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसी गाड़ी, क्या कोई ऐसी बाइक, या फिर कोई शोर शराबे की आवाज़, या फिर कुछ और, या फिर कुछ ऐसी ही संदिग्ध चीज़ आपने देखी थी। दूसरी टीम से कहा गया कि भले ही क्राइम सीन पे कोई कैमरा नहीं था, लेकिन अगर क्राइम सीन से 2-4-6 किलोमीटर आगे बढ़े तो कुछ बड़ी दुकानें हैं, कुछ बड़े घर हैं, और इन घरों में, इन दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, आसपास के जितने इलाके हैं, 8-10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कैमरे हैं हर दिशा में, आप उन कैमरे के मालिकों से मिलिए और हर दुकान पे जा जाके सबके सीसीटीवी कैमरे को खंगालिए। तीसरी टीम जो थी उसको ये कहा गया कि आप इस डेड बॉडी की पहचान के लिए जितनी संभव कोशिश हो सकती उतनी कीजिए। और चौथी जो टीम थी उसका टास्क सबसे अलग था, यानी 2 टीम ऐसी थी जिसको कातिल के पीछे लगाया गया, तीसरी टीम ऐसी थी जिसको लाश के बारे में पता करने को कहा गया कि ये लड़की कौन है, ये पता करो। और चौथी टीम जो थी कायदे से वो फॉरेंसिक की मदद से जांच पड़ताल कर रही थी, यानी जो फिनाइल की बोतल मिली थी वो कहाँ बिकी थी,
दूसरा, उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसके आसपास से जो चीज़ें मिली थी, लड़की ने कोई अंगूठी पहनी थी तो क्या था, साथ ही इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना। तो पहली टीम अपने काम पे निकल गई, लोकल लोगों से पूछताछ, लोकल लोगों से छानबीन, सबसे पता करना कि क्या कोई मिला, क्या कोई नहीं मिला। दूसरी टीम निकल गई सीसीटीवी कैमरों को खंगालने। आसपास के इलाकों में 8-10 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी कैमरे थे। तीसरी टीम जो थी वो फ़ोटो वगैरह लेके आसपास के थानों में, आसपास के ज़िलों में अब इत्तला कर रही कि इस तरह की कोई लड़की की गुमशुदगी की कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं दर्ज है। और चौथी टीम जो थी उस लड़की के ऊपर अब रिसर्च कर रही थी, यानी उस लड़की ने क्या पहना था, क्या नहीं पहना था, कैसे कपड़े थे, अंदर के बाहर के, अंगूठी कैसी थी, चप्पल कैसा था। तो सारी चीज़ें तो लगभग कॉमन थी, लेकिन लड़की ने जो टॉप पहना था वो जूडियो कंपनी का था। अब जैसे ही ये चीज़ चौथी टीम देखती है तो ऐसा नहीं है कि जो जूडियो है वो हर जगह पे उपलब्ध है, बहुत ही लिमिटेड इसके शोरूम होते हैं। वो तो कुछ यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट कर दिया, नहीं तो जूडियो को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। तो जब पुलिस वालों ने देखा, और चौथी टीम खासकर, उसने देखा कि लड़की ने जूडियो के कपड़े पहने हैं, तो फिर उसे एक उम्मीद की किरण लगी कि एक काम करते हैं, पता करते हैं कि जूडियो के शोरूम आसपास कहाँ है, क्योंकि जूडियो के शोरूम से ही कपड़ा लिया गया होगा। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता करते हैं कि जूडियो का शोरूम कहाँ है। तो 2 ऐसे शोरूम थे जो संजोग से आसपास के इलाकों में थे। फ़ौरन पुलिस वाले उस कपड़े की फ़ोटो और उसके जो स्टिकर लगे हुए थे, यानी जो लेबल लगा होता है जिस पे कपड़े का नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को लिख के उसके बाद भागते हैं और दोनों शोरूम पे जाते हैं। जाने के बाद फिर पता करते हैं। पता करने के बाद फिर पूछा जाता है कि इस तरह के कपड़े कब बिके थे, किसको बेचे गए थे, आपने कस्टमर की कुछ डिटेल वगैरह लिखी होंगी। तो एक में तो नहीं, लेकिन जो दूसरा शोरूम था उसमें पता चलता है कि हाँ, इस जैसे 8 कपड़े बेचे गए थे। अब टॉप था तो जाहिर सी बात है 8 लड़की ही थी। तो फिर 8 लड़की की डिटेल निकाली गई, 8 लड़की की डिटेल और सारी चीज़ें मैच कराई गई। साथ ही जूडियो में जो कैमरा लगा था फिर उसको खंगाला गया। जब कैमरा खंगाला गया तो संजोग से जिस लड़की की डेड बॉडी थी वो लड़की इस जूडियो शोरूम से टॉप को एक लड़के के साथ या फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ खरीदते हुए दिखाई देती है। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो कम से कम पहली बार ऐसा था जब पुलिस वालों को लड़की जिंदा हालत में कहीं दिखी, साथ ही उसके साथ कोई ऐसा शख्स दिखा जो उसको जानता था। इधर ये 2 जानकारियां पुलिस वाले कलेक्ट करके कि ये लड़की का डिटेल क्या है और उसके साथ ये आदमी क्या है, कौन है, लौट ही रहे थे। इधर जो दूसरी टीम थी जो सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी, वो जब अलग अलग कैमरों को खंगालती है, अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जगहों पे, तो जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम अलग अलग कैमरों में लगभग 240 गाड़ियाँ कैद हुई थी। 240 अलग अलग गाड़ियाँ थी जो उस क्राइम सीन के आसपास से या फिर उसके एरिए से गुजरी थी उस क्राइम टाइम पे। अब 240 गाड़ियों में से कोई ऐसी गाड़ी थी जो हो सकता है सस्पिशियस हो, तो फिर पुलिस वालों ने बारीकी से इसको जीरो इन करना शुरू किया। अब इसको जब जीरो इन करते हैं तो टोटल 18 ऐसी सस्पिशियस गाड़ियाँ आती हैं। अब 18 में एक चीज़ ये थी कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो फैमिली के साथ थी, कुछ ऐसी थी जो बेहद बुजुर्ग आदमी बेहद धीमी रफ्तार से चला रहा था, तो फिर उसको भी बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसा था जो एकदम नॉर्मल स्पीड पे था जिस पे कुछ सस्पिशियस ही नहीं लगा, वो भी बाहर हो गया। लेकिन 18 गाड़ियाँ ऐसी थी जो थोड़ा सा बेतरतीब चल रही थी, यानी उनकी स्पीड, उनके गाड़ी चलाने का तरीका ऐसा लग रहा था कि वो या तो ड्रिंक किए हुए हैं या तो फिर कुछ सस्पिशियस है। तो फिर अब 18 गाड़ियों का नंबर निकाला गया और इन 18 गाड़ियों के नंबर को जिस कार के साथ, अब ये भी खंगाला गया कि जूडियो के शोरूम पे कौन सी गाड़ी आई थी, जब वहाँ पे मैच कराया गया तो एक ऐसा नंबर था जिसका नंबर था UK 07 DX 5881, किया की ये गाड़ी थी। इसी गाड़ी को दोनों जगहों पे पाया गया, यानी उस जूडियो शोरूम के पास और साथ ही इस सीसीटीवी कैमरे में जो अलग अलग गाड़ियाँ कैद हुई थी वहाँ पे। फिर क्या था, पुलिस वाले इस गाड़ी के मालिक के बारे में पता करते हैं। तो जब पता करते हैं तो पता चलता है कि ये गाड़ी किसी रामेंद्र उपाध्याय, जो कि प्रेम नगर, इसी देहरादून में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बात जैसे ही पता चली फ़ौरन पुलिस वाले रामेंद्र उपाध्याय के घर पे जाते हैं प्रेम नगर। जाने के बाद वहाँ से रामेंद्र उपाध्याय को उठाते हैं
उठाने के बाद जब इससे अब पूछताछ करते हैं तो फिर पूछताछ में बिना ज़बरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, ये जो रामेंद्र उपाध्याय था अपना एक बाले जुर्म करता है और कहता है कि हाँ साहब, उस लड़की को मैंने ही मारा है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों के सामने वो कबूलता है तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि भैया पूरी कहानी भी सुना दो कि तुम कौन हो, क्यों मारा, वो लड़की से कहाँ मुलाकात हुई, कौन लगती है तुम्हारी। तो फिर जब इससे पूछा गया तो फिर रामेंद्र उपाध्याय ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से जो रामेंद्र उपाध्याय था वो सेना में था, आर्मी में। साल 2010 में इसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बाद किस्मत का खेल कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। अब कर्नल बन गया तो इसकी सैलरी, इसकी सारी चीज़ें, इसकी सुविधाएं, ये तमाम चीज़ें बढ़ने लगी। इधर शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर पे रहती, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती, जहाँ जहाँ पे इनको जाना होता, हर उस जगह पे अब ये जाते पूरी शान और शौकत, पूरे ऐसो आराम के साथ। सेना की बाकायदा एक गाड़ी मिली हुई थी, उसी से ये घूमते रहते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, अलग अलग जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती रही। और ऐसे ही साल 2020 में इनकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में थी। पश्चिम बंगाल में इनकी पोस्टिंग थी, वहीं पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करने के दौरान अलग अलग जगहों पे जब फुर्सत पाते तो घूमते। तो ऐसे ही वेस्ट बंगाल में एक सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पे ये घूम रहे थे। घूमने के दौरान वहीं पे एक लड़की आई हुई थी। लड़की से संजोग से इनकी बातचीत शुरू हो गई। लड़की ने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम श्रेया है, मैं नेपाल से हूँ और यहीं के एक बार में मैं डांस करती हूँ और आप चाहें तो कभी शाम को आइएगा मेरा डांस देखने। ये भी अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए। शाम को फिर ये उस बार में जाते हैं। जाने के बाद उसका डांस वगैरह देखते हैं। देखने के बाद इन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि एक लड़की डांस कर रही है, सारे लोग उसे अजीब अजीब तरीके से कमेंट कर रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। अब ये चीज़ इन्हें बुरी लगी। इन्होंने कहा कि ये काम बंद कर दो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब एक लड़की जो अपने पेट के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नेपाल से हिंदुस्तान में रह के बार में डांस कर रही हो, अगर उसे कोई इस तरह का ऑफ़र दे तो मना तो करेगी नहीं। लिहाजा श्रेया और ये एक दूसरे के अब करीब आने लगते हैं। करीब आने का आलम इस कदर बढ़ा कि दोनों इस वेस्ट बंगाल में एक ही किराए के कमरे में रहने लगे। रहने के दौरान जितनी भी अब श्रेया के खर्चे होते, जितनी भी ज़रूरतें होती, ये तमाम चीज़ें अब ये कर्नल साहब पूरी करते। वक्त के साथ साथ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार ऐसा कि अब घर में पत्नी है लेकिन अब उस लड़की के साथ ये लिव इन में रहने लगे। ये भी काफ़ी खुश थे कि एक बेहद खूबसूरत पार्टनर मिली है। लड़के भी खुश थे कि कोई ऐसा है जो पूरी ज़रूरतें पूरी कर रहा। अब कुछ टाइम तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चली, लेकिन किस्मत का खेल कि साल 2023 आते आते इनकी जो पोस्टिंग है इन्हीं के होम टाउन देहरादून में हो गई। अब देहरादून में हो गई तो फिर ये देहरादून आते हैं। आने के बाद अब लड़की वहाँ पे, ये यहाँ पे, ना इनका मन लग रहा ना उनका, तो इन्होंने फिर उस लड़की को भी बुला लिया अपने क्वार्टर पे। अब श्रेया और ये कर्नल साहब यानी जो रामेंद्र उपाध्याय हैं, ये उसी क्वार्टर पे एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन संजोग से इसी ज़िले में तो इनका पूरा परिवार था। तो बीवी भी अब कहने लगी कि अब यहीं पे हो तो मुझे भी साथ लेके चलो, कभी भी मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी, हमेशा सास ससुर की सेवा में ही लगी रही, तो अब लेके चलो। अब ये क्या करें, इधर एक लड़की के साथ ये लिव इन में रह रहे हैं, इधर बीवी जो है वो कह रही है। इन्हें भी लगा कि यार बीवी है, उसको भी उसका हक देना चाहिए। तो इन्होंने श्रेया से कहा कि एक काम करो, तुम चली जाओ जहाँ पे तुम्हारा काम है, खर्चे वगैरह मैं तुम्हारा देखता रहूँगा, और अभी यहाँ पे मेरे परिवार वाले हैं तो मुझे दिक्कत हो सकती है। श्रेया भी मान जाती है, मानने के बाद चली जाती है। अब जो पत्नी है वो आके रहने लगती है। लेकिन आलम यह हुआ पत्नी के रहने का, जो रात रात भर अभी श्रेया से बात कर सकते थे, श्रेया के टच में रह सकते थे, अब वो चीज़ें पत्नी की वजह से पॉसिबल नहीं। इधर वहाँ श्रेया को भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरा यूज़ किया और अब ये मुझे छोड़ रहा। एक तरह से श्रेया का भी अब इनकम, उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इनकम अब सोर्स बंद हो जाए। और कहीं ना कहीं श्रेया अब कर्नल साहब से प्यार भी करने लगी। तो कुछ टाइम तक तो जैसे तैसे करके वक्त गुजरा, लेकिन अब श्रेया भी उधर से जिद करने लगी कि मुझे बुलाओ। कर्नल साहब ने अपनी बीवी को वापस भेजा, श्रेया को बुलाया। अब श्रेया फिर आने के बाद जिद करने लगी कि मुझसे शादी करो, शादी करके मेरे साथ अब पत्नी के तौर पे रहो, पति पत्नी के तौर पे। अब ये चीज़ जब श्रेया बोलने लगी तब इन्हें लगा कि ये तो अब गड़बड़ है। इन्होंने श्रेया को समझाया बुझाया, उसको वापस भेजने की कोशिश की,
इसी दौरान पत्नी को भी भनक लग गई कि ये किसी और के साथ रहते हैं। अब पत्नी श्रेया और इनके बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। यानी एक तरह से ये दोहरी नाव पे सवार थे। श्रेया अपना अलग हक जता रही, पत्नी का तो हक ही है। लगातार अब श्रेया का व्यवहार भी बदलता रहा। कभी वो डांटने लगी, चिल्लाने लगी, लड़ाई करने लगी, गाली गलौज पे भी उतारू हो गई। तो कहीं ना कहीं जिस लॉलीपॉप को वो खा रहे थे, अब उसी की हड्डी इन्हीं के गले में अटक चुकी थी। श्रेया ना तो कहीं जाने को तैयार थी, ना ही कुछ करने को तैयार थी। लगातार इन्हीं के कमरे पे वो रहने लगी। इधर पत्नी भी रोने लगी कि अब कोई दूसरी महिला आ गई ज़िंदगी में। तो फिर आलम ये हुआ कि अंत में भी नहीं लगा कि श्रेया से ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो फिर कैसे? समझा के देख लिया, मना के देख लिया, अब श्रेया मान ही नहीं रही। तो फिर क्या करें? तो फिर इनके दिमाग में आया कि श्रेया को मार देते हैं। इसीलिए 9 तारीख को, 9 सितंबर यानी आज से 4 दिन पहले, 3 ही दिन हुए होंगे, 9 सितंबर को ये श्रेया को लेके अपनी कार में निकलते हैं। निकलने के बाद फिर ये इनका जो इकबाल बयान है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार पे जाते हैं, वहाँ से ये दारू वगैरह लेते हैं, दारू शराब। फिर ये श्रेया को पिलाते हैं, श्रेया को पीती है। पीने के बाद फिर ये श्रेया इससे कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो, मेरे साथ रिलेशन बनाओ अगर प्यार करते हो तो। श्रेया लगातार जिद करने लगी, लेकिन इनका प्लान तो कुछ और था। ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कहते हैं कि चलो आज थोड़ा सा सुनसान जगह पे चल के कुछ रोमांटिक करते हैं। श्रेया खुश। श्रेया को लेके ये निकलते हैं। इन्होंने गाड़ी के पीछे हथौड़ा रखा था पिछली सीट पे, और जब सुनसान जगह इसी सोडा सरोली गांव के आसपास पहुंचते हैं तो श्रेया ऐसे भी बुरी तरह नशे में थी। उसको उतारते हैं और हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करते हैं। ताबड़तोड़ वार करने के बाद जो टॉयलेट क्लीनर की बोतल इन्होंने ले रखी थी उसको श्रेया के मुंह पे डाल दिया। डालने के बाद कुछ देर इंतज़ार करते हैं, और जब पुख्ता यकीन हो जाता है कि अब श्रेया मर चुकी है तो सारे सबूत उन्हें जो लगा कि अब मिटा देना चाहिए, उन सारे सबूतों को मिटाते हैं। और मिटाने के बाद वहाँ से कर्नल साहब 9-11 हो जाते हैं और अगले दिन ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसके बाद से फिर सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं और इन्हें लगा कि शायद अब किसी को कोई भनक भी ना लगेगी। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस वालों ने 4 टीम में बट के, बिना किसी क्लू के, बिना किसी चीज़ के, एक जूडियो के शोरूम के और उसके कपड़े के दम पे पूरा केस सुलझाया, और इनको सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। अभी तो चार्जशीट वगैरह बनेगी, तो अगर कुछ होगा तो बताऊंगा। लेकिन अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, और भले ही पुलिस वालों ने 2 दिन में सॉल्व किया, लेकिन अगर कायदे से देखें तो न जाने कितनी कड़ी मेहनत और न जाने कितनी कड़ी मशक्क़त पुलिस वालों ने की। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, और शायद शुरू में मैंने कुछ कह दिया होगा, क्योंकि तबीयत भी नासाज है और पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।